Welcome to UPSC Essentials Simplified. Today, in this online webinar on decoding the art of effective answer writing, we have invited a special guest. We have with us today Bushra Ashraf Shah. She secured rank 6 in Jammu and Kashmir Combined Competitive Examination 2022. Bushra Ashraf Shah did her schooling from RP School, Malbagh. After that, she did her 10+2 from Girls Melanson School, Srinagar. She did her graduation in Bachelor's of Homeopathy Medicine and Surgery from Bhopal. Thank you, ma'am, for sparing some time for UPSC Essentials Simplified. Many of our young aspirants who are writing the main examination for the first time in 2024 Feb, I thought it became pertinent for me to invite somebody who has cracked this examination and has secured good rank to guide the young aspirants how to navigate the process of answer writing. Thank you, sir. Thank you for your kind gesture. So I have received queries of some students. तो मैं उस हिसाब से जो मुझे क्वेरीज मिली हैं तो उन्हीं पे मैं बात करूंगी यहाँ। पहली जो क्वेरी थी, इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. यस। तो इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा गया था कि एसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। तो इसमें मेरा ये अप्रोच रहता था कि जो भी ऐसे दिया गया होता, जो भी हमसे पूछा गया होता है ऐसे, तो उसका आप इंट्रो इस तरह से लिखें, जो पढ़ने वाला है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो ऐसे में। आपका इंट्रो ऐसा होना चाहिए, मतलब आप रेलेवेंट एंड कॉन्साइज इंट्रो दें। आप ऐसा इंट्रो लिखें कि उसको लगे यार मैं आगे देखूं कि इसमें क्या लिखा है इसने। इतना इंटरेस्टिंग अगर इंट्रो है तो आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग ही लिखा होगा। अब ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप उसमें डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप करंट कॉन्टेक्स्ट में जो फैक्ट्स है उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको कोई केस स्टडी जो रेलेवेंट है ऐसे के वो याद आ रही है, आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। या फिर कोई आपका लाइफ से रिलेटेड कोई एनेक्डोट है, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। या फिर आप कोट्स से ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। या आपका दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जो रेलेवेंट हो, ऐसे पूछा गया है उससे रेलेवेंट हो। एंड दूसरा आपका अप्रोच ये हो सकता है कि जो ऐसे का टॉपिक है आप उसको डिफरेंट तरीकों से डिफाइन करें। या फिर आप पैराडॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। पैराडॉक्स मतलब कि जो ऐसे पूछा गया है उसकी जो थीम है उसको आप तरीकों से डिफाइन करें कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से का इंट्रो लिख सकते हैं। अब ये जो सिलेक्शन है ये आपका, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ऐसे को कैसे समझा है, आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। तो उस तरह से आपका सिलेक्शन डिपेंड करना चाहिए। इसमें से कुछ भी आप अप्रोच को जो है वो फॉलो कर। नेक्स्ट कम्स द बॉडी पोर्शन ऑफ एन ऐसे। मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि इसको हमें सेंटेंस में लिखना होता है। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो के बारे में आपको बता दिया। नाउ कम्स द बॉडी पोर्शन ऑफ ऐसे। तो बॉडी से रिलेट मेरा एक मतलब मेरा अपना एक डिस्टिंक्ट अप्रोच ये रहता था कि मैं उसमें टाइमलाइन फॉलो करती थी। टाइमलाइन मतलब जो ऐसे पूछा गया है, पहले मैं उसको टच करती थी विद एंशिएंट हिस्ट्री, देन मिडीवल, देन मॉडर्न, कंटेम्पररी टाइम्स। अब मैं ये आपको ऐसे समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे में आपको वुमेन के बारे में लिखना है तो मैं उसमें एंशिएंट में कि वुमेन का क्या स्टेटस था एजुकेशन का, या जो भी रेलेवेंट आपको टॉपिक पूछा है एंशिएंट में वो क्या हालात चल रहे होते उससे रिलेटेड, तो मैं पहले वो लिखती थी। देन आई वुड कम टू मिडीवल पोर्शन। देन आई वुड कम टू मॉडर्न, जैसे कि वुमेन का क्या रोल रहा हिस्ट्री में, क्या उन्हें फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की, या मिडीवल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा वुमेन का, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा वुमेन का। तो उस तरह से मैं उसको लिखती थी। देन आई वुड कम टू कंटेम्पररी टाइम्स, एंड कंटेम्पररी में मेरा ये अप्रोच रहता था कि आजकल के ज़माने में वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है, या कंट्रीब्यूशन ही नहीं, अगर ऐसे इस तरह का पूछा गया होता कि उनको क्या इश्यूज है, तो फिर मैं एंशिएंट के क्या इश्यूज है, मिडीवल के क्या इश्यूज है,
देन मॉडर्न के क्या इश्यूज रहे, देन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हमारे वुमेन के क्या इश्यूज हैं। एंड उसमें भी मैं नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों चीज़ों को टच करती थी कि नेशनल लेवल पे क्या इश्यूज है या क्या अचीवमेंट्स है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। अब आपका ऐसा होना चाहिए तो आपकी कम्युनिटी या सोसाइटी या आप स्टेट, आपके नेशन को ही नहीं सिर्फ कवर करना चाहिए, वो पूरा एक ग्लोबल अप्रोच होना चाहिए उसमें। देन उसके बाद मेरा जो बॉडी पोर्शन है, हिस्ट्री का ये टाइमलाइन कवर करके आई वुड कम टू पेस्टल अप्रोच। तो उसमें मैं पॉलिटिकल लेवल पे क्या इश्यूज है, एंड इसमें पेस्टल अप्रोच में मेरा ये अप्रोच रहता था कि पहले मैं इश्यूज को डिस्कस करती थी, देन आई वुड कम टू द वे फॉरवर्ड एंड अचीवमेंट्स। तो पहले मैं पॉलिटिकल लेवल पे क्या इश्यूज है उनको टच करती थी, देन इकोनॉमिक लेवल पे क्या इश्यूज है उनको, देन सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। पहले इन हेडिंग्स में मैं तमाम इश्यूज लिखा करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वही थीम का आपको बोलूंगी वुमेन का, कि इन स्फेयर्स में क्या इश्यूज है वुमेन के। देन उसके बाद इश्यूज के बाद मैं कंसर्न्स को, पेस्टल अप्रोच में ही कंसर्न्स को डिस्कस करती थी। देन उसके बाद अब आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाओ, इश्यूज ही डिस्कस करो। आपका न्यूट्रल ऐसे होना चाहिए। पेस्टल अप्रोच में इश्यूज डिस्कस करने के बाद डिफरेंट सब हेडिंग्स में मैं जो अचीव्ड बेंचमार्क्स है वो डिस्कस करती थी, एंड उसमें भी मेरा सेम ही अप्रोच होता था पेस्टल के पॉलिटिकल लेवल पे क्या हमने वुमेन के स्फेयर में अचीव किया है, ऐसे इकोनॉमी में कौन सी स्कीम्स हमारी काम कर रही है नेशनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, देन टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम कैसे वुमेन के मोरल को बूस्ट कर रहे हैं, लीगल लेवल पे, देन उसमें वही डेटा एंड इसी इन्हीं पैराग्राफ्स में मैं फैक्ट्स भी डाला करती थी। जैसे लीगल, जैसे सीजेआई का स्टेटमेंट 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन मतलब जुडिशरी, तो मैं उसमें ये फैक्ट्स भी इन्वॉल्व किया करती थी। देन एनवायरमेंटल लेवल पे कि वुमेन के लिए हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स रखे हैं कि वो एक्सेल कर सके इस फील्ड में, and हमारे अचीव्ड बेंचमार्क्स इसमें क्या है। देन लास्ट पोर्शन आता था कंक्लूजन ऑफ ऐसे। तो उसमें मेन कंसर्न ये मेरा रहता था कि वे फॉरवर्ड दिया जाए। जो भी मैंने पीछे कंसर्न्स जो है वो डिस्कस किए हैं, या फिर उसके बाद अचीव्ड बेंचमार्क्स में से जो रह गया है, या उनको हम कैसे अच्छे से और अचीव कर पाएंगे, तो उन लाइंस पे उन्हीं कंसर्न्स को रिलेट करते हुए मैं वे फॉरवर्ड उसमें लिखा करती थी। देन या उसमें क्या स्टेक होल्डर्स, कौन हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, मैं वो मेंशन करती थी। एंड इसमें भी मेरा बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है मैं उनको डिस्कस करती थी। देन जो आपका कंक्लूजन है उसमें मैं कोशिश करती थी कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड हो। फिर जो लास्ट वाला पैराग्राफ था वो मेरा ऐसा होता था कि वो स्टार्टिंग से कनेक्ट होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एनेक्डोट लिखा है, तो मैं उस एनेक्डोट को यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ में मैं उसको वाइंड अप करूं, या अगर मैंने कोई लिखा है स्टार्टिंग में तो उस कोट को मैं वाइंड अप करूं लास्ट वाले पैराग्राफ में। या इसी तरह अगर मैंने पैराडॉक्स दिया है तो पैराडॉक्स में दोनों वेव्स में से मैं किसको सपोर्ट करती हूँ, लास्ट वाले जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है उसमें मैं कनेक्शन डेवलप करती थी स्टार्टिंग के साथ। बस यही मेरा अप्रोच होता था ऐसे के लिए। एंड ऐसे में इम्पोर्टेंट ये होता है, आप जो लिखते हैं आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत क्लियर रहना है, आपको कनेक्शन डेवलप करने हैं पैराग्राफ्स में। एंड वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके भी डिफरेंट अप्रोचेस है। जैसे कि आप हर पैराग्राफ के लास्ट में एक लिंक सेंटेंस डाल सकते हैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ को कनेक्ट करे, या फिर आप एक सस्पेंस टाइप का क्रिएट कर सकते हैं जिससे नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट वाले पैराग्राफ से कनेक्ट हो, या फिर आप एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या फिर आप एक कोट मर्ज कर सकते हैं पैराग्राफ्स की स्टार्टिंग में। तो इस तरह से आपको कनेक्शंस डेवलप करने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। आपको इस तरह से ऐसे लिखना है कि जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। बस यही मेरा अप्रोच होता था रिलेटेड टू ऐसे। किसी को इस बारे में अगर कुछ पूछना हो। Ma'am, we got one question from Umar.
तो हम्म उमर का क्वेश्चन यह है कि जो हमारा अप्रोच रहेगा फिलोसफिकल और जनरल ऐसे में, क्या कहीं ना कहीं फिलोसफिकल ऐसे में भी एनेक्डोट हम्म। रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, वो आपके मतलब आप कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ऐसे को, वो उस पे डरेगा। अगर आपको फिलोसफिकल ऐसे में भी कुछ ऐसा आपके दिमाग में उस वक्त एनेक्डोट आ रहा है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर अगर एनेक्डोट नहीं, आप फिलोसफिकल ऐसे को किस तरह से समझ रहे हैं, आपको क्या समझ में आई कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप उसको 3-4 पैराग्राफ्स में डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आई, आपको क्या पूछा है, और आप इसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं, ये भी आप फिलोसफिकल एसेज में कर सकते हैं। बाकी मेरा फिलोसफिकल एसेज में भी सेम ही पैटर्न रहता था जो मैंने आपको यहाँ पे मैंने शेयर किया। मेरा मतलब सेम ही अप्रोच रहता था, चाहे फिलोसफिकल ऐसे हो या अदर देन फिलोसफिकल एसेज, मैं उसको इसी फ्रेमवर्क में किसी ना किसी तरह मर्ज कर ही लेती थी। हाँ, अनस, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी वे फॉरवर्ड की बात की कि कंक्लूजन में हम ऐसे वे फॉरवर्ड देते हैं। मेरा क्वेश्चन था, हम कंक्लूजन से पहले वे फॉरवर्ड लिखें और उसके बाद कंक्लूजन में मतलब कुछ रिजॉल्वेबल्स उनके बारे में लिखें, या कंक्लूजन में ही मतलब जो हमारा लास्ट का पैराग्राफ होगा उसमें वे फॉरवर्ड दें। नहीं पहला क्वेश्चन मतलब। ये था मैम, और दूसरा, हम्म जी जी हम्म जी मैम, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम आंसर राइटिंग से पहले फ्रेमवर्क बनाने पे कितना मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो सेफ रहेगा हमारे लिए कि बाद में टाइम बचे हम्म। आंसर राइटिंग के लिए। हाँ, जो आप वे फॉरवर्ड कह रहे हैं वो आपको कंक्लूजन का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उससे पहले देना है। जी, ठीक है। मतलब कंक्लूजन जो से आप, पहले ही नहीं, ओके ओके। हाँ हाँ, जो आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स होते हैं ना, उससे थोड़ा पहले आपका वे फॉरवर्ड वाला पार्ट होना चाहिए। एंड देन आप जो फ्रेमवर्क कह रहे हैं, तो उसमें मेरा ये अप्रोच होता था कि 2 एसेज हमें 3 घंटे में लिखने थे। तो उसमें मेरा आधा घंटा एक ऐसे के लिए फ्रेमवर्क पूरा कंस्ट्रक्ट करना, एंड दूसरे ऐसे के लिए भी आधा घंटा। एंड उसमें अगर दोनों एसेज इजी होते, जो मतलब मुझे मालूम होता कि मैं इनको इजीली लिख पाऊंगी, तो मैं पहले घंटे में ही दोनों का नहीं, तो मैं पहले आधे घंटे में पहले का फ्रेमवर्क, एक रफ फ्रेमवर्क बनाया करती थी। एंड फिर पहला ऐसे लिख के नेक्स्ट आधा घंटा मैं दूसरे का फ्रेमवर्क बना के फिर अगले घंटे में सेकंड ऐसे लिखती थी। लेकिन अगर मुझे लगता कि थोड़ा ऐसे जो है वो थोड़े ट्विस्टेड है, मुझे टाइम लगेगा सोचने में, तो पहला घंटा मैं दोनों के फ्रेमवर्क में लगाती थी, एंड नेक्स्ट 2 घंटे में लिखने में लगाती थी। जी मैम, और ये फ्रेमवर्क बनाने में मतलब फॉर एग्जांपल कुछ हम्म। इंसान को कुछ याद नहीं आता है, तो आप ये फ्रेमवर्क को कैसे अप्रोच करती थी आंसर राइटिंग से मैं पहले? मतलब ये डिफरेंट होता था किसी तरह आपका, या नहीं, आपका मेरा अप्रोच सेम क्या? ही होता था। मैंने जो हेडिंग्स अभी आपको बताई ना, जो अप्रोच मैं इसी जी जी। में फ्रेमवर्क को फिट इन कर दी थी। क्योंकि अगर आप ये होमवर्क करके नहीं जाओगे ना, वहां आपको कुछ समझ में नहीं आएगी किन हेडिंग्स पे हम फ्रेमवर्क बनाए। फिर अगर आप राइट। फ्रेमवर्क में ही आपका 1 घंटे से ज्यादा जाता है, तो फिर आप बॉडी इंट्रो एंड कंक्लूजन पे आप स्टिपुलेटेड टाइम में वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको फ्रेमवर्क में भी एक सेट टाइम में कंप्लीट करना है। उसमें भी आपको कॉशियस रहना है कि 1 घंटे से ज्यादा दोनों एसेज का फ्रेमवर्क बनाने में हमें और ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 1 घंटा तो 1 घंटा। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Yes. Shall एनीबडी I हैव? start with next Karen? यस हम्म। मैम, प्लीज। ओके, सेकंड जो मेरे पास क्वेरी आई थी, दैट वाज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक, इसमें मेरा मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं जो आपको अ, नहीं आते होते इन द सेंस आप उसमें परफेक्टली नहीं लिख पाते, क्योंकि आपको एक फेंट आइडिया होता है उनका, आपको जो रेलेवेंट नॉलेज आपके पास नहीं होती, या आपको उस वक्त याद नहीं आती, वो आपने बहुत पहले पढ़ा होता है, आप रिकॉल नहीं कर पाते। तो उनमें आपका अप्रोच ये होना चाहिए, आप पहले क्वेश्चन जो है 2-3 बार पढ़ो। ठीक, देन जो भी आपके पास दिमाग में उस वक्त इन्फो आ रहा है, इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है, जो आपने जो भी फेंट आइडिया आपके दिमाग में है, उसको आप ट्राई करो लिंक करना उस चीज के साथ जो पूछा गया है।
फिर ऐसे जो क्वेश्चन है ये लास्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि आप जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनका टाइम जो है कॉम्प्रोमाइज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको नॉर्थ इंडिया के कोई टेम्पल के बारे में पूछा गया है, एंड स्पेसिफिकली नाम दे के पूछा गया उसका आर्किटेक्चर बताओ। अब आपको उस टेम्पल के स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा या पीछे पढ़ा था जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आप सिंपली उसमें नगरा स्टाइल के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो लिख सकते हो, या आप एक रफ डायग्राम बना सकते हो कि इस तरह का नगरा स्टाइल है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का इस तरह का आर्किटेक्चर होता है। तो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में जो आप किसी न किसी अपने दिमाग में जो किसी कोने में भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप रिलेट कर पाते हो। तो आपको उस वक्त उसी के साथ जानना चाहिए। ऐसा नहीं, आप बेटर है कि आप सेफ साइड रहें, आना अटेम्प्टेड ना छोड़े, और कुछ ना कुछ रेलेवेंट इन्फो आप देकर ही आए। एंड उसमें मैंने जैसे आपसे कहा कि इन क्वेश्चंस को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैं उनमें मार्क रखा करती थी, जैसे पेज फोल्ड कर लिया, क्योंकि लास्ट लास्ट में क्या होता है, आप उन पेजेस को मतलब पेजेस पलटने में भी आपको टाइम लग जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप या तो स्टिकी नोट्स जो आते हैं ना डिफरेंट कलर्स के जो पेजेस को मार्क करते हैं, मेरे साथ वो भी होते थे, मैं उन पेजेस पे चिपकाया करती थी। लास्ट में मैं बस उन्हीं से उन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट पहुंच जाती थी, मुझे पेजेस जो है वो वाइंड नहीं करने पड़ते थे। तो फिर मैं उनको जितना थोड़ा मुझे मालूम भी होता रे डायग्राम्स में, मैं उनमें कुछ ना कुछ रेलेवेंट इन्फो लिखी आती थी। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो इसमें जब आप सिलेबस एक बार पूरा पढ़ चुके हो, पूरा आप एक रीडिंग आपकी हो चुकी हो सिलेबस की, उसके बाद आप जब रिवीजन स्टार्ट करना स्टार्ट करो, एंड आपको मतलब ये सेंस डेवलप हो कि जो मैं करंट अफेयर्स इस वक्त पढ़ रहा हूँ उसको मैं स्टैटिक पोर्शन के साथ पूरा नहीं बट थोड़ा थोड़ा कर पा रहा हूँ रिलेट, तो दैट इज द सेफ टाइम फॉर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग। एंड उससे पहले प्रियर टू आंसर राइटिंग आपको एटलीस्ट 5-6 साल के प्रीवियस मेंस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम्स है उन की साइकोलॉजी मतलब एग्जामिनर्स की जो क्वेश्चन पुट करते हैं वो जिस तरह से उनकी साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नहीं देखे थे पिछले, तो मुझे लगा कि ये वर्चुअल टाइप का कुछ टेस्ट होता होगा मेंस में कि बताओ फलाना जगह के बारे में वो ये, बट व्हेन आई स्टडीड या मैंने जब एनालाइज किया पिछले प्रीवियस 5-6 इयर्स के क्वेश्चंस को, तो मेरी समझ में ये आया कि वहाँ फैक्चुअल नॉलेज नहीं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को वो एग्जाम करते हैं। तो फिर उस हिसाब से आप 5-6 साल के पेपर्स देख लें, आप थोड़ा डेवलप करें कि क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, क्या डिमांड होती है। उसके बाद एक होल सिलेबस रीडिंग के बाद आप आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। देन next question is how to develop good intro. अब इसमें इंट्रो जो है उसको लिखने के भी डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, वो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड क्या पूछा गया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का, उस पर डिपेंड करेगा, और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपको याद क्या आ रहा है। ठीक, अब कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आपने रीसेंट करंट अफेयर्स में कोई फैक्ट्स आपको याद है तो आप उसमें फैक्ट्स डालते हो इंट्रो में, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नहीं आता फैक्ट्स याद, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं होता क्वेश्चन के बारे में, तो फिर आप जो भी क्वेश्चन की कीवर्ड्स है ना आप उनको डेफिनेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जैसे कुछ पूछा है, तो आपको अगर फैक्ट्स कुछ याद नहीं आ रहे उसके बारे में, तो आप क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन दे सकते हो। या फिर आप उसमें इंट्रो में हाँ वैसे यही है, डेटा कोई दे सकते हो जो आपने रीसेंट पढ़ा हो, इन चीजों से आप इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हो। अब गुड इंट्रो का है कि डेवलप कैसे कर सकते हैं गुड इंट्रो, तो उसमें आपको पहले थोड़ा आप समझ लें कि आपको क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए क्वेश्चन आंसर्स का। जब आप 5-8-10 पेपर्स लिख चुके हों और आपको थोड़ा सेंस डेवलप हो कि चलो मैं मतलब बहुत अच्छा नहीं, मैं एवरेज आंसर्स लिख पा रहा हूँ, फिर आपका जो
गुड इंट्रो का मतलब जो टेक्निक होनी चाहिए वो यही है कि आप रिविजन्स बहुत ज़्यादा करें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी आप पढ़े ना उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, तो उससे आपके अच्छे इंट्रो डेवलप होंगे। और आपको करंट एंड स्टैटिक पोर्शन जो है उसको लिंक करना आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। या फिर सिलेक्शन ऑफ इन्फो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या पूछा गया है और आप अपनी इंफॉर्मेशन में से क्या सिलेक्ट करके लिख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगेन प्रैक्टिस से आएगा। देन आपको यू हैव टू फिट इन द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। देन आपको उधर इधर की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जो पूछा गया है बस वही रेलेवेंट एंड कॉन्साइज इंफॉर्मेशन आप पुट इन करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ना तो ओवर स्टेट करें ना अंडर स्टेट करें। जो पूछा गया है आपके पास टाइम भी इतना ही होता है कि जो पूछा गया आप उतना ही लिख कर आए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हम कंटेंट को एनरिच कैसे कर सकते हैं। तो कंटेंट एनरिचमेंट का यही है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सारे सोर्सेज पे स्विच करें, नहीं। आप अपने सोर्सेज जो है वो आप सेट करें और उन्हीं सोर्सेज को स्टिक करें, मतलब बहुत ज़्यादा आप सोर्सेज चेंज ना करें। तो अब आपको क्या करना है, इन सोर्सेज में आपको अपना रीडिंग काउंट बढ़ाना है। फिर आपको मतलब यू हैव टू बी ओरिजिनल, किस तरह क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या आप समझाना चाह रहे हैं, इस बारे में आप बहुत सीरियस होने चाहिए। देन रिविजन्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मंथली मैगजीन्स के जो आप है शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं मैगजीन उठाती थी, अपनी एक नोटबुक लेती थी, उसको मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड करती थी, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। एंड जो भी मंथली मैगजीन्स के पोर्शंस है जो मैं उसमें पढ़ा करती थी, वो मैं इस नोटबुक में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाती थी, एक-एक पेज का, कि ये न्यूज़ क्या है, इसमें क्या लिखा है एंड ये क्यों दी गई है। मतलब उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स। तो ये प्रैक्टिस मुझे लगता है मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मंथली मैगजीन्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं। फिर आप कोई भी अननेसेसरी या टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और जनरलाइजेशंस ना करें, बल्कि आप अपना जो भी आप कंटेंट है उसको सब्सटैंशिएट करें बेसिक इन्फो और बेसिक पॉइंट्स से। इस बारे में किसी को कुछ पूछना है? मैम यहाँ पे क्वेश्चन एक आया था कि केस स्टडीज को हम कैसे इजी फ्रेमवर्क में आंसर करें। और उसमें भी आपको एक ये बनाना है, मतलब आपको अपना फ्रेमवर्क बनाना है कि किस तरह की केस, मतलब वो आपको प्री वर्क करके जाना है, एग्जाम्स में नहीं। वो आप पहले ही जब आप केस स्टडीज कर रहे होंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान, तो आपको थोड़ा जनरलाइज करके उनको करना है कि अगर ये वाली केस स्टडी आई तो इसमें मैं ये चीजें लिखूंगा, इंट्रो, स्टेक होल्डर्स, इस तरह की हेडिंग्स आपको बनानी है पहले से ही, ताकि आप जब वहाँ एग्जाम में बैठे फिर आप उन्हीं हेडिंग्स में उस केस स्टडी को लिख सकें। और आप उन फ्रेमवर्क्स को भी थोड़ा 2-3 तरह के बनाएं, क्योंकि आपका सारी केस स्टडीज में एक तरह का फ्रेमवर्क अगर आप देंगे तो वो थोड़ा मोनोटोनस लगता है। उसमें भी आप 3-4 तरीके, कुछ कुछ 5-5 हेडिंग्स आप बनाएं कि अगर केस स्टडीज इस तरह की आती है तो मैं इन 3 फ्रेमवर्क्स में सारी केस स्टडीज को लिख सकता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। Next question was how to remember stuff in exams. तो उसका तो वही कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यू हैव टू स्टडी अ लॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। एंड कोई भी न्यूज़ है आपको अंडरस्टैंड कर मतलब उसको रिलेट करना है कि जीएस के किस पोर्शन से मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, और ये न्यूज़ है क्यों, इस वक्त क्यों चल रही है, इसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, और आगे के क्या वे फॉरवर्ड्स या आगे के क्या मतलब इस पे रिपरकशंस है, वो आपको पूरी तरह से न्यूज़ समझनी है। देन आपको एक माइंड मैप क्रिएट करना है, रिमेम्बर करने का वही, मतलब एक इजीएस्ट वेज टू माइंड मैप क्रिएट करने हैं आपको, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। स्टिकी नोट्स आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं साइड में चिपकाया करें कि अच्छा इसमें ये दिया, ताकि 2-2 3-3 पॉइंट्स में अगर आप पूरा सब उसको टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, एटलीस्ट टुवर्ड्स रिविजन आपको थोड़ा पॉइंटर्स जब आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको पूरा वो न्यूज़ तब याद आ जाएगी एग्जाम में कि अच्छा इसमें ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। रिविजन के लिए यू कैन राइट 5-5, 6-6 पॉइंट साइड में
कि अगर टाइम नहीं मिला इसको करने का तो मैं इन पॉइंट से भी कोरिलेट कर सकता हूँ कि मैंने पीछे क्या पढ़ा था। देन आपको आप इस तरह से पढ़ा करें कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, या अगर आपको कोई साथ में मिल रहा है, कोई मतलब जैसे लाइब्रेरीज में हम पढ़ते हैं तो कोई और भी वहाँ पढ़ाई कर रहा हो तो आप एक डिस्कशन का टाइम सेट करें कि जो जो उसने दिन में पढ़ा है वो आपके साथ डिस्कस करे, वो आपको समझाए जो उसने पढ़ा है, और आप उसको समझाए जो आपने उस दिन में कवर किया है। तो उससे आपको चीजें जो है वो याद रह जाती हैं। फिर उसमें मतलब मैं तो यही कहूंगी कि जितने आप रिविजन्स करेंगे उतना आपको चीजें याद भी रहेंगी, और आपका जो कंटेंट है वो भी ऑटोमेटिकली एनरिच होता रहेगा। लास्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू राइट मेंस आंसर्स। तो उसमें वही जो सब अप्रोच लेते हैं हमें भी वही लेना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। और उससे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो आप 3-4 बार पढ़ें। पहले आप मतलब इंटेंशनली समझे कि अच्छा ठीक है ये पूछा गया है और मुझे लिखना ये है। उसके बाद 3-4 बार आप जब समझ चुके हो क्वेश्चन को, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आप अप्रोच ले सकते हैं। क्लियर सिंपल लैंग्वेज, वही जो मैंने पीछे बोला है, पॉइंट्स में पैराग्राफ्स में लिखें, बहुत ज्यादा हौच पौच टाइप की राइटिंग में ना लिखें। एंड जहाँ भी मेंस जो जीएस पेपर्स है, जहाँ भी अगर आपको लगे कि पेस्टल अप्रोच मैं इधर भी कर सकता हूँ अप्लाई, तो आप कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो कि मतलब इंफॉर्मेशन को पुट डाउन करना। मैं किसी जूनियर के साथ पढ़ती हूँ एंड मुझे भी था और उसको पता होता था। इवन हम अफेयर्स में क्या करते थे, मैं अपनी एक जूनियर इकरा के साथ ही पढ़ती थी। तो करंट अफेयर हाफ मैगजीन के नोट वो बनाती थी एंड हाफ के मैं बनाती थी, फिर हम एक दूसरे के साथ वो मतलब वी विड रिटो ईच अदर। हमारा उससे जो एफर्ट्स है ना वो याद करने में ज्यादा लगाते थे, हम लिखने में जो टाइम हमारा जाता पूरा मैगजीन लिखने में वो हमारा हाफ हो जाता था। हम्म। एंड मुझे नहीं लगता उससे कोई नुकसान होता है। आपका अपना शेयर करेंगे उतना आपकी खुद की नॉलेज एनरिच होगी। ये बड़ा नैरो माइंडेड कुछ मतलब मेंटालिटी है कि मैंने शेयर किया तो शायद ये छीन के ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैम और एक क्वेश्चन है जर्नल मैम के। मेरा एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। जी सर, आप बोलिए, मैं इसके बाद पूछ। नहीं, अनस आप बताइए, क्वेश्चन बताया। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, ये ऑप्शनल के रिगार्डिंग है। हम्म। मैम फॉर एग्जांपल ऑप्शनल, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी किसी का है, हम्म। तो टेक्निकल टर्म्स उसमें होती हैं हम्म। जो मतलब यू कैन नॉट डू विदाउट इट, आपको लिखनी पड़ती हैं। तो डू वी राइट दोज टेक्निकल टर्म्स माइंड की ये जो एग्जामिनर है इसे वो ऑटोमेटिकली पता होगी, या डू वी डिफाइन दोज टर्म्स आल्सो, कि हम ऐसे वो अप्रोच करें कि एग्जामिनर इज लाइक ही डजंट नो दोज टर्म्स, तो हम वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं ऑप्शनल के खासकर रिगार्डिंग उनको हम कैसे अप्रोच करें? अब मुझे एंथ्रो के बारे में तो नहीं पता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो एंथ्रो नहीं रहा है। इसमें आपको एंथ्रो वाला ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है। बट जितना मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता सकती हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं तो वो एक्सपर्ट्स को समझ में आती हैं, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर्स सीधी सी बात है वो उसी ऑप्शनल के एक्सपर्ट्स चेक करेंगे तो उनको तो पता होती है ना उनके बारे में। अब जीएस में हमें नहीं जी पता जी। होती कि हम कौन से मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल फील्ड की कोई टेक्निकल टर्म अपने एसे में लगाऊंगी तो कोई जरूरी नहीं है उसको समझ में आएगी। ठीक है, हिप्पोक्रेटिक ओथ में मैं करेक्ट। डिफाइन करूंगी ऐसे में वो रेलेवेंट होगा बट कोई जरूरी नहीं कि वो इवेलुएटर को समझ में आएंगी। बट रिगार्डिंग ऑप्शनल मैं इसमें आपको परफेक्टली तो नहीं गाइड कर सकती क्योंकि मेरा एंथ्रो नहीं रहा है, बट जितना मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से कह सकती हूँ, और मुझे लगता है कि आप ऑप्शनल्स में तो आप कर सकते हैं टेक्निकल टर्म्स यूज जो रेलेवेंट हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स को उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पता होती है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वेल। तो वो मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट का जार्गन होता है वो इम्पोर्टेंट है मैम। कहीं ना कहीं अगर मैं सप्लीमेंट करूँ जो आपने मैम बताया कि अल्टीमेटली जो हम्म। पेपर्स आपके प्रोफेसर्स के पास ही जाएंगे जिनका एटलीस्ट उस सब्जेक्ट में पीएचडी तो लाजमी होगा प्रोफेसर का, तो डेफिनेटली वो उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारे जानते हैं कि उसका इनसाइड आउट उनके पास होता है, उनके टर्म्स भी सारे पता होती है।
शाफ्ता ने हाथ उठाया, प्लीज क्वेश्चन बताइए। थोड़ी शाफ्ता ने हैंड रेज किया है, प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए इफ यू कैन हियर। मैम उर्दू ऑप्शनल वालों के लिए अप्रोच क्या रहेगा? क्या वो नोट्स पढ़े जो कि एक सेट ऑफ नोट्स है मार्केट में, या वो थोड़ा सा इनको फर्दर डीप जाना पड़ेगा? अ, मेरा तो ये अप्रोच रहा, मैं उर्दू बैकग्राउंड से नहीं थी, तो जो उसमें मार्केट में नोट्स थे मैंने उनसे स्टार्ट किया। देन जो सिलेबस की प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है मैंने वो पढ़ी। एंड मुझे नहीं लगता उससे और ज़्यादा डीप आपको जाना चाहिए, या आपका टाइम भी इतना अलाउ नहीं करेगा कि आप और ज़्यादा डीप जाएं, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि फिर आप क्या उसमें और डीप पढ़ोगे। जी मैम। मैम नबील शबीर का क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स फ्रॉम करंट अफेयर? आपने शायद मैम ऑलरेडी इसको आंसर किया है कि नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है स्टिकी नोट्स की। इफ सो काइंडली हम्म। गाइड हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम करंट अफेयर। तो मैम आपने अभी जो हाँ। बोला कि आप अपने फ्रेंड के साथ नोट्स बना रहे थे, बिल्कुल। मेरे हिसाब से मेंस के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना इट कैरीज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हैं ना मैगजीन, तो आप समझ रहे होते हैं कि मुझे सब याद रह रहा है। लेकिन जब 2-3 महीने हो जाए ना उस मैगजीन को पढ़े हुए, आप पूरा ब्लैंक हो जाते हो, फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं होता उस वक्त। मतलब फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर है अभी, 3 महीने पहले का अगर आप करंट अफेयर आपको कोई पूछ भी लेना कोई टॉपिक किसी मैगजीन का, और आपने पढ़ा होगा 3 बार हो, तब आपको इस वक्त कुछ भी आपके दिमाग में नहीं होता। क्योंकि मतलब ह्यूमन माइंड है, अपनी लिमिटेशंस इसकी भी है, तो उसका ये है कि आप फिर उसका मतलब रिविजन्स के साथ आप उसको वापस फिर वो वापस लर्न कर सकते हो, बट रिविजन्स पॉसिबल नहीं होता। अब ईयर के लास्ट में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा आप वापस 12 महीने की मैगजीन्स वापस उठाओ और उसको फिर रीड करो। तो बेहतर यही रहता है कि हर महीने का आप एट दैट इंस्टेंट ही महीने की आपको रिविजन्स में भी आसानी हो और आपको बार बार पढ़ने में आसानी हो। अब उसमें जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उसका ये फायदा है कि आपके रिविजन्स में आपको कम टाइम लगेगा और आप उनको बार बार पढ़ पाओगे। उससे क्या होगा, आपको चीजें याद रह जाएंगी। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आपके लिए एट द एंड टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वापस आप सारी मैगजीन्स उठाओ, ना ही आपको कोई चीजें याद रह गई होंगी। इसलिए बेहतर यही है शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, उन्हीं को बार बार पढ़ा जाए, वो आपको याद भी रहेंगे और रिविजन्स भी इजी होंगे। हाँ जी शाफ्ता, आपका क्वेश्चन है, बताइए। हाँ, सुमाया का क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट चैनल टीचर फॉर केस स्टडीज? केस स्टडीज के लिए बेस्ट चैनल, मैम आपने कुछ फॉलो किया होगा या कहीं से आपने केस स्टडीज पढ़े होंगे। केस स्टडीज, एथिक्स की केस हाँ स्टडीज। जी जी बिल्कुल, एथिक्स की। तो मैंने उसमें लुकमान सर की मतलब जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस थे मैंने बस वही की थी। एंड उनका वो एक उसमें एक मतलब पीडीएफ टाइप हाँ वो बुकलेट एक आ दिया मैम। का भी आता है, उसको सॉल्व हम्म। किया था मैंने रैंडम और कोई। जी हाँ। और मैं रैंडमली भी जैसे फ्री टाइम हुआ करता तो मैं रैंडमली किसी का भी केस स्टडीज का वीडियो देखा करती थी। रिलीजियसली मैंने लुकमान सर को ही फॉलो किया। लुकमान आयस। हाँ, किसी और का क्वेश्चन है?
हाँ, फैजान अशरफ। यस फैजान, प्लीज क्वेश्चन बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं फैज़ान अशरफ हूँ। आई एम फ्रॉम डोडा। मैम आई एम डूइंग रिसर्च पीएचडी इन सोशियोलॉजी फ्रॉम एमयू अलीगढ़। मैम ओके। मेरा सवाल ये है कि जैसे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, मैंने काफ़ी टाइम बीच बीच में कोशिश किया कि इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा जाए, जैसे जेकेएस या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की, और बीच बीच में ट्राई भी किया, बट वो रैंडम हम्म नहीं बन पाता है कि हाँ दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना। इस तरह के जो हम्म टाइम मैनेजमेंट और इस तरह की चीजें, तो ये पॉसिबल है और किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, मतलब इन दोनों चीजों को साथ ले जाने के लिए? मतलब आप एक तरह से पीएचडी भी कर रहे हैं और सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसमें हम्म किस तरह की अप्रोचेस इस्तेमाल होती है टू मैनेज द अब इस टाइम एंड टू? अब जैसे हम पढ़ते हैं लोगों के बारे में, उनकी जॉब के साथ वो सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई करते हैं। मुझे लगता है इसमें हर इंसान का अपना अप्रोच है कि वो किस तरह से कर पाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने बाकी सारे काम छोड़ के आई ओनली फोकस्ड ऑन सिविल सर्विसेज 24/7। बाकी मतलब यही दिमाग में होता था, बाकी अगर मैं कुछ कर भी रही थी तो वो सब मैंने छोड़ के इस पे फोकस किया। मे भी लोग करते हो जॉब के साथ भी, तो उस बारे में तो मैं नहीं कर कह पाऊंगी कुछ। बट मेरा अपना यही अप्रोच था कि मैंने सिर्फ इसी पे फोकस करके, इसी की पढ़ाई करके, एग्जाम पे ही फोकस करके ही मैंने इसको क्वालिफाई कर पाई। अब आई डोंट नो अबाउट दोज हु डू इट विद जॉब्स, वो तो आपको वही बता सकते हैं उस बारे में कि उनका क्या टाइम मैनेजमेंट का प्लान रहता है। फैजान साहब, हमने इस बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पे भी डाला है कि जब आप एग्जाम के लिए जी। तैयारी करोगे तो इम्पोर्टेंट कितना रहता है कि आप जल्दी स्टार्ट करो। देखिए, आई आल्सो बीइंग ए पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है। आपको कहीं ना कहीं सुपरवाइजर के साथ जाना भी है, कहीं ना कहीं एग्जाम ड्यूटी भी आपको करनी है, आपको रिसर्च भी लिखना है, और उसके साथ साथ आपको पीएचडी का जो 3 साल का पीरियड खत्म होने के बाद वो प्रेशर आता है कि थीसिस को कंपाइल करना है। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। आई नो 2 और 3 एग्जाम्पल जिन लोगों ने किया। जम्मू कश्मीर में एक डीएसपी साहब है, उसने भी पीएचडी कर रहे थे जेएनयू से, उसने भी किया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ वो डेडिकेशन चाहे, फिर तो या तो कुछ पढ़ा हो पहले, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर। थैंक यू मैम सर, थैंक हेलो। हाँ जी, बताइए, क्वेश्चन बताइए। Ma'am, I know the pattern now. That's heading, body, conclusion, and a diagram. It's like some sort of fixed protocol. My question is, how can I make it different to get an extra edge? हम्म तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये मोनोटोनस सा एक पैटर्न है जो सब फॉलो करते हैं, बट उसमें भी आपकी इंडिविजुअलिटी है ना, वो शो होती है। आपका इंट्रो, अगर आपका मतलब पढ़ाई बहुत डीप है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, तो आपका इंट्रो सबके इंट्रो से अलग होता है, आप वैसे ही सबसे अलग हो जाते हैं। अब ये बॉडी इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन का स्टैंडर्ड क्यों सेट किया है? ताकि उस वक्त आपको सोचना ना पड़े, यार मैं अब क्या करूं, कैसे लिखूं। आप समझो ये एक मतलब फ्रेमवर्क है, एंड उसको भरना इट्स अप टू यू। आप उसको ब्यूटिफाई करें, उस पे मेहनत करें, आप वैसे ही डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। एनी अदर हैविंग अ क्वेश्चन? हमें लास्ट के 5-6 मिनट और है, हम एक दो क्वेश्चन और ले सकते हैं। मैं मेरा एक क्वेश्चन है एज ए एजुकेटर, कि कहीं ना कहीं व्हेन आई लुक एट द आंसर शीट्स ऑफ एस्पिरेंट्स, और जब मैं हम्म अपने आंसर शीट्स पे कहीं ना कहीं कंपेयर करता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, या इवन के एट यूनिवर्सिटी लेवल आल्सो व्हेन आई evaluate the answers of the MBA students, BBA students,
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमारा हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हम कितना साफ लिखते हैं, वो आपको दूर से आपको लग रहा है कि नहीं ये पढ़ने का मन कर रहा है कि ये पढ़ेंगे, चाहे इसमें अच्छा लिखा है बुरा लिखा है लेकिन पढ़ेंगे। वो एक पॉइंट है। और दूसरा कि बच्चों को यूजुअली डर रहता है क्योंकि लिखना ही नहीं चाहते, कि इस डर से कि क्या पता जिसको मैं भेजूं ये आंसर वो उसमें क्या बोले। भले वो जीरो दे आपको जब आप मॉक दे रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपको कम से कम वो ड्रिल तो पता चल रही है कि ठीक है इंट्रोडक्शन में ज़्यादा लिखा था, बॉडी में बिल्कुल नहीं लिखा था कुछ, या कंक्लूजन शायद कंक्लूजन नहीं था। मैम इस बारे में आप अगर एस्पिरेंट्स को कुछ थोड़ा सा और आइडियाज होंगे कि ताकि वो आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिखे, क्योंकि मैं अक्सर एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि नोट मेकिंग कहीं ना कहीं खुद में आंसर राइटिंग है अगर आप उसको अच्छे से करोगे। हम्म हम्म जी, बिल्कुल। अब उसमें आपका जो डेफ़िनेट स्टैंडर्ड जो आपकी कोचिंग सेट करती है ना कि इंट्रो का इतना इतने वर्ड्स, बॉडी के इतने वर्ड्स एंड देन कंक्लूजन के इतने वर्ड्स, वो मेन एग्ज़ाम में फ़ॉलो नहीं हो पाता क्योंकि बिल्कुल। कभी-कभी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में आपको बहुत नहीं पता होती, तो आप इंट्रो उस लेवल का नहीं लिख पाते। आप या कभी बॉडी पोर्शन आप उतना नहीं लिख पाते या कंक्लूजन में कभी आप टाइम लैग की वज़ह से ही उतना परफेक्ट नहीं हो पाता। मेरा इसमें ये मानना है कि मतलब आप माइलस्टोन्स को टच करने की कोशिश करें, बाकी जितना आप 100% कर पा रहे हैं उतना करें। बाकी इट विल डिसाइड इटसेल्फ ना। परफेक्टली तो आप नहीं कर पाएँगे बट जितना आप कर पा रहे हैं, जितना परफेक्टली जितने परफेक्शन की तरफ आप जा पाएँ, वो कोशिश करें आप। एंड रिगार्डिंग हैंडराइटिंग वाला पार्ट, हाँ, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उसका भी स्टेक है। अब इसमें ये नहीं कि आपकी हैंडराइटिंग उसमें भी यही है, परफेक्शन मस्ट नहीं है बट जितना आप अच्छा कर पाएँ, जितना ब्यूटीफाई कर पाएँ, अपना 100% दें, इट विल वर्क। एंड मेरा भी यही जैसे मेंस में मेरा भी यही अप्रोच रहता था कि पैराग्राफ्स में लिखना, पॉइंटर्स दे के लिखना, बुलेट पॉइंट्स में लिखना, डायग्राम्स में लिखना। मतलब मेरी एक स्केल में ले जाती थी साथ, उसमें डिफरेंट शेप्स बनी हुई थी जो स्टेशनरीज पे आपको मिल जाएंगी। सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप्स बनी हुई होती हैं, तो वहां मैं वो स्केल यूज करके जैसे सर्कल बना लिया, एरोज के साइड में लिख लिया। तो मेरा ये अप्रोच रहता था और मैं कोशिश करती थी हर आंसर में थोड़ा सा अलग हो। एंड जितना आप वो भी परफेक्टली नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रेशर्स होते होते हैं, लेकिन जितना आप कर पाए कोशिश करें ताकि जो इवेलुएटर है उसको थोड़ा कैची लगे और उसको भी इंटरेस्ट डेवलप हो। पूरा क्वेश्चन अगर वो आपकी आंसर कॉपी के पेजेस ही पलटे, उसको लगे यार मतलब थोड़ा प्रेजेंटेबल है, अच्छा है, उसको इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने में। तो इस तरह की भी टेक्निक्स आपको आंसर जो मार्क्स है वो गेन करने में हेल्प करती हैं। बिल्कुल मैम, मैं हमेशा से बच्चों को ये कहता आया हूँ कि ये अल्टीमेटली वही 0.50, अगर आप किसी दूसरे बच्चे से ज़्यादा ले रहे हो मार्क्स, वो इसी से या ब्यूटीफाई कर रहे हो या कोई ऐसा फैक्ट आपने डाला या कोई कमिटी का रिपोर्ट इवन डाला। इवन यस जी मैम। हम्म इवन मेरा उर्दू लिटरेचर था ऑप्शनल, तो लिटरेचर में हम मतलब इमेजिन नहीं करते हैं ना कि हम पॉइंटर्स मतलब उसमें भर भर के लिखा हुआ होना चाहिए। बट जब टुवर्ड्स एंड जब मेरे पास टाइम बहुत कम बचता था और क्वेश्चन ज्यादा करने को होते थे, आई वुड यूज द सेम अप्रोच, पॉइंटर्स, डायग्राम्स, कुछ ना कुछ करो बट कंप्लीट करो। तो आपको इस तरह की टैक्टिक्स में भी थोड़ा सा खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि किस तरह से हम थोड़ा अल्यूरिंग बना सके अपने पेपर को, आई कैची हो थोड़ा बहुत। तो ये टेक्निक्स भी आपको यूज करनी पड़ेंगी ताकि आपको दूसरों से थोड़े ज्यादा मार्क्स आप ले पाओ। आई गेस वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। हम मैम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैम, यू हैव स्पेयर सम टाइम फॉर अस, थैंक यू वेरी मच। एंड यस आई वुड लाइक टू मेंशन प्लीज मैम। जी, जैसे मैंने आपको करंट करंट अफेयर्स के बारे में कहा था कि शॉर्ट नोट्स का, तो करंट अफेयर मैगजीन्स का एनालिसिस करते करते ही मेरी एक छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी, मतलब वही छोटी सी 50 रुपीज की। तो उसमें मैं फैक्ट्स जो है ना वो अलग गैदर करके रखती थी, सिर्फ फैक्ट्स, कमेटी, कौन से ग्रुप की रिपोर्ट है, कौन सा स्टार्टअप नया स्टार्ट हुआ है, कौन सा नया एंटरप्रेन्योर आया है, या कौन सा नया स्टार्टअप जो है वो कौन से यूनिकॉर्न्स अभी न्यूज में है। तो फैक्ट्स की जो या क्लाइमेट रिपोर्ट्स के डेटास, वो मेरी फैक्ट्स की जो नोटबुक है ना वो अलग
मैं बनाती थी। एंड मेन से पहले 5-6 दिन पहले उस नोटबुक को मैं 3-4 बार पढ़ती थी। फिर जब वहाँ क्वेश्चंस उस तरह के आते हैं ना कुछ तो आपको उसमें से याद आता ही है जो आप इंट्रो में डाल पाओ, ताकि आपका इंट्रो जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, या कंक्लूजन में डाल पाओ। वो आप फिर वहाँ खुद ही कनेक्ट कर पाते हो कि वो फैक्ट जो पढ़ा था आप इसको किधर डालूं। जी मैम, ये अल्टीमेटली एग्ज़ाम शायद इन छोटी छोटी चीज़ों का ही है। मैं बार बार एस्पिरेंट से यही बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम इजी एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप ये गलती कर रहे हो क्योंकि यूट्यूब पे या रील पे आप चीज़ों को देख रहे हो तो उसको बेंचमार्क लेके चल रहे हो कि ये एग्ज़ाम शायद इजी है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये वो परसेवरेंस आपसे चाहता है, कंसिस्टेंसी चाहता है और डिसिप्लिन चाहता है। और साथ साथ में ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तब आएंगी क्योंकि खुद में नोट्स कलेक्ट करना, खुद में बार बार चीज़ों को पढ़ना, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसमें ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है कहीं ना कहीं। अब बार बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसको पलट रहे हो, उसके बाद कहीं ना कहीं छोटा पॉइंट लिख रहे हो, बाद में उसको रिवाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत टायरिंग है मैम। तो अगर बच्चे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जो एस्पिरेंट्स भी 2023 का एग्जाम लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली दे कैन मेक ए डिफरेंस। अगर किसी और को यस, क्वेश्चन है देयर तो इज या नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। मैम हम इसी नोट पे इसको रैप अप करते हैं। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। आपने अपना टाइम निकाला ताकि एस्पिरेंट्स का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाए, जिन एस्पिरेंट्स ने आज ये ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया। मैम थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सर, इट वाज टॉकिंग टू यू ऑल।